हेलो। आज हम लोग इकोनॉमेट्रिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग पहले जो है ना टेस्ट इन इकोनॉमेट्रिक्स का तो इम्पोर्टेंट टेस्ट इकोनॉमेट्रिक्स में यूज होते हैं। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है और ये रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन होता है। मीन्स कि जो पिछले बार आ चुका है, पहले के पास्ट ईयर्स में आ चुका है, उन क्वेश्चंस को ज्यादा यहाँ पे आता है। शायद ही जो है एक दो बार कभी बदला है, लेकिन वही पैटर्न रहता है कि मल्टीकोलिनिटी का टेस्ट क्या है, या फिर हेट्रोस्केडास्टिसिटी का टेस्ट क्या है, ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट क्या है, स्टेशनरिटी का टेस्ट क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो हम लोग सिर्फ उसमें केवल टेस्ट का डिस्कस करेंगे। प्रोसेस नहीं पूछता है कि टेस्ट का जो है स्टेप्स क्या है, कैसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो सब नहीं पूछता है, नाम पूछता है सर। तो मैच मैच द फॉलोइंग में वो सब आता है। तो उससे श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। तो उसी को हम लोग जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट टेस्ट, नाम, है ना, ये सब हम लोग जान जाते हैं। तो पहला रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में जो पहला टेस्ट आता है वो है कि टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो अगर मान लो मेरे पास रिग्रेशन मॉडल है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस, इसको हम लोग बीटा जीरो नहीं बीटा वन मानते हैं, क्योंकि मैच करेंगे हम लोग अपना ये से जो यहाँ दिया हुआ लिखा हुआ है। तो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस बी वाई, मान लो ये दिया हुआ है। तो इसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो बीटा वन और बीटा टू। और बीटा वन तो इंटरसेप्ट हम लोग ज्यादा बीटा टू पर ही जो है ना फोकस कर दिया जाता है कि इसी का निकालना है। तो इसका सिग्निफिकेंस निकालना है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं है, इसको निकालने के लिए हम लोग टी टेस्ट का यूज करते हैं। और टी टेस्ट का फॉर्मूला है बीटा टू हैट। मतलब जो हम लोग निकालेंगे बीटा टू हैट, और ओरिजिनल जो पॉपुलेशन का जो बीटा होगा वो, है ना, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट। ये फॉर्मूला हुआ। तो ये हुआ। दूसरा है कि अगर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस अगर हमको निकालना है तो, है ना, तो उसके लिए हमको काई स्क्वायर टेस्ट लगता है। ठीक है। और काई स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तुम्हारा एन माइनस टू, है ना, सिग्मा हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। और अगर हमको ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन लेना है या मल्टीपल रिग्रेशन लेना है, तब हम लोग एफ टेस्ट को यूज करते हैं। और एफ टेस्ट का जो है तुम्हारा जो है फॉर्मूला ये है ना, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तुम्हारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस वन है, और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस के। तो ये उसका फॉर्मूला होगा। और अगर हमको टेस्ट करना है कि इक्वालिटी ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कि दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या इक्वल है या नहीं है, तो अब उसके लिए भी हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं। और उसका जो, मान लो अगर कोई मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो बीटा थ्री और बीटा फोर है, तो उस केस में जो है बीटा थ्री हैट माइनस बीटा फोर हैट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस ऑफ बीटा थ्री हैट प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा फोर हैट माइनस टू कोवेरिएंस ऑफ बीटा थ्री हैट बीटा फोर हैट। ये फॉर्मूला है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे याद करना है, ये सारे से सीधा 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 इसको हमको याद करना और एक बार फॉर्मूला को देख लेना। ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल नॉर्मेलिटी टेस्ट। रेसिडुअल जो है मेरा मतलब एरर टर्म, वो नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए जार्क बेरा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। जीबी टेस्ट बोलते हैं उसको। और जीबी टेस्ट का फॉर्मूला एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स के माइनस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी। ठीक है। हम लोग डिटेल में नहीं जाते ये सब क्या है, लेकिन बस ऐसा होता है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ जाता है तो हम लोग फॉर्मूला भी नाम देख लेते हैं। ठीक है। टेस्टिंग द स्ट्रक्चरल और पैरामीटर स्टेबिलिटी, है ना। तो अगर स्ट्रक्चरल या पैरामीटर का स्टेबिलिटी को अगर हमको चेक करना है तो हम लोग चाउ टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर नॉन लीनियर मॉडल्स, अगर मेरे पास नॉन लीनियर मॉडल्स है ना, तब उस केस में क्या होता है, तो उसके लिए जो है ना ट्रायो का हाइपोथेसिस टेस्ट जो है तीन यूज करते हैं। वो है लाइकलीहुड, एलआर, वाल्ड, और लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो है, ये तीन हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग ट्रायो का ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में बोलते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए नाम याद रखना है। ठीक है।
तो लाइकलीहुड, वाल्ड और लैग्रेंज मल्टीप्लायर। और लास्ट टेस्टिंग द फंक्शनल फॉर्म, अगर मेरा जो है करेक्ट फंक्शनल फॉर्म है या नहीं है ना, उसको टेस्ट करना है। तो मैकिनन, वाइट और डेविडसन, WMD टेस्ट इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का रिग्रेशन में इतने टेस्ट थे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये वाला, ये आता है और ये आता है। और बाकी जो है उसका नाम या तो पूछ सकता है, क्योंकि इट्स इन योर बुक। फिर टेस्ट ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी का जो है वो क्या टेस्ट होगा। तो अगर जो है पहला, कि अगर तुम रिग्रेशन चलाए और उसमें जो है R² हाई आया, है ना, R² का वैल्यू जो है वो हाई आया, और जो है टी रेशियो जो है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट टाइप का है, तो इसका मतलब है कि उसमें मल्टीकोलिनियरिटी है। क्योंकि अगर टी रेशियो को सिग्निफिकेंट होना चाहिए था, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो होगा तुम्हारा। दूसरा है हाई पेयर वाइज कोरिलेशन। रिग्रेसर के बीच में जो है X1, X2, X2, X3 पेयर वाइज है, इन लोगों के पास जो हाई कोरिलेशन है तब। तीसरा एग्जामिन द पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन X1, X2, X3 का हम लोग करेंगे, तो उससे निकल सकता है। फिर एक है फ्रिस कॉन्फ्लुएंस एनालिसिस या बंच मैप एनालिसिस। फ्रिस कॉन्फ्लुएंस एनालिसिस या बंच मैप एनालिसिस से भी हम लोग मल्टी कोलिनियरिटी को टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद है टॉलरेंस लेवल देखते हैं, और वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर। तो VIF, अगर मेरा VIF का वैल्यू 10 से एक्सीड कर रहा है, मतलब VIF मस्ट बी ग्रेटर देन 10, अगर ऐसा हो रहा है तो हाई मल्टीकुलरिटी प्रेजेंट है। उसी तरह अगर टॉलरेंस जो है, अगर मेरा टॉलरेंस जो है TOLJ, ये जो है अगर 0 के आसपास है, तो इसका मतलब हाई मल्टीकुलरिटी है। अगर वही अगर TOLJ जो है 1 के आसपास है ना, तो नो मल्टीकुलर। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी रिग्रेशन लगा के चलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स रिलेटेड है आपस में, तो एक्स एक्स पे दूसरा जो है रिग्रेशन सब जो है, एक्स मान लो X1 पे, X2, X3 का एक रिग्रेशन लगा है, फिर X2 का X3, X4 पे लगा है, ऐसा करके लगा के और सबका R² निकाले। और उसे R² से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि बहुत सारा R² निकलेगा, तो उसे जानने का कोशिश करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी रिग्रेशन। तो उससे जो है हम लोग ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जो है मल्टीकुलरिटी प्रेजेंट है। लेकिन उसमें भी जो है अब इतना सारा R² निकाले हैं, तो उसमें बोलता है कि अगर R² का वैल्यू, है ना, अगर जो इक्वेशन का वाई वाला इक्वेशन के R² के वैल्यू से ज्यादा है तभी मल्टीकुलरिटी प्रेजेंट है, और ये इसको बोलते हैं हम लोग क्लेन्स थंब रूल। ठीक है। तो ये क्लेन्स थंब रूल्स को का यूज करके हम लोग ऐसा बहुत सारा जो रिग्रेशन का जो R² का वैल्यू को हम लोग निकालना रहेगा, उसको हम लोग नहीं निकालते हैं, तो क्लेन्स थंब रूल को यूज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और होता है फेरार ग्लोबर टेस्ट। ये 3 टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहले जो है काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, जो पहला टेस्ट होता है, दूसरा जो है एफ टेस्ट करते हैं, और लास्ट में जो तीसरा जो है उसको टी टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये मल्टीकुलरिटी का जो है 7 लगभग टेस्ट है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो पहला क्या होता है, यूज होता है वो पार्क टेस्ट। ठीक है। पार्क टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो है सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग है सो वो निकालते हैं, सिग्मा सिग्मा स्क्वायर आई का वैल्यू, है ना, जो सिग्मा स्क्वायर आई है। तो सम फंक्शन ऑफ एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, इसको जो है ये कोई फंक्शन है एक्सप्लानेटरी वेरिएबल एक्स का, ठीक है, एक्स आई का, और ये सजेस्ट करते हैं। तो ये जो पार्क जो टेस्ट जो था वो केवल एक फंक्शनल फॉर्म को जो है सजेस्ट किया था। ग्लेसर जो था पार्की टाइप का है, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा फंक्शनल फॉर्म जो है वो यूज किया। अब वो क्या क्या था वो तो डिटेल में पढ़ने पे, लेकिन यहाँ पर वो ग्लेसर टेस्ट में जो है पार्क टेस्ट ऐसा ही है, इसमें केवल वन फंक्शनल फॉर्म है, इसमें जो है मेनी फंक्शनल फॉर्म, यही अंतर है दोनों में। और दोनों है ही, तो और रिलेशनशिप किसके बीच में है वहां पर, तो तुम्हारा जो है सिग्मा आई स्क्वायर जो वेरिएंस है UI का, और जो है तुम्हारा XI के बीच में। उसके बाद स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है। ठीक है। सबसे मेन टेस्ट इसमें जो है वो है गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट। तो अब इसमें जो है कुछ स्टेप बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका स्टेप बात कर सकते हैं।
तो पहला क्या है कि ऑब्जर्वेशन को जो है ना हम लोग जो है वो सारा जो है एक्सआई का जो है वो हम लोग है सो छोटा से बड़ा में सजा लेंगे पहला, है ना। तो हमारा बिगिनिंग तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है ना। तो लोएस्ट से हाईएस्ट तक लेके जाएंगे हम लोग, है ना। इसको एक्स को सजा लेंगे हम लोग लो टू हाई में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बीच का जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है बीच में, सी, उसका नंबर सी है, सी नंबर ऑफ सेंट्रल ऑब्जर्वेशन वहां जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हम मान लो मेरे पास एक्स जो था, x1 से लेके xn तक का था, इसके बीच में से हम लोग जो है सी निकाल लिए। तो इधर साइड में मान लो टोटल मेरा n ऑब्जर्वेशन है ना। तो हम लोग जो है n उसमें से सी निकाल लेंगे। तो n में से सी निकाल दिया तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन बचा n-c। अब उसमें से दोनों साइड बचा है, तो एक साइड में n-c2 है, n-c/2 है, और दूसरा साइड में भी n-c/2 है। ये लो वाला है, ये हाई वाला, ठीक है। ये हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद ओएलएस चलाएंगे। पहला वाला जो है ऑब्जर्वेशन पे, इस पे ओएलएस चलाएंगे, फिर दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन जो हाईयर वैल्यू पे चलाएंगे, ठीक है। और दोनों से हम लोग जो है इससे निकालेंगे RSS1 रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, इससे हम निकालेंगे RSS2। और उसके बाद RSS2 में जो है रेशियो जो है ये वाला फॉर्मूला RS1 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, RSS2 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे जो है लैम्डा जो एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वो जो क्या है जो हम लोग जो निकाले कैलकुलेटर, है ना। और वो जो है अगर जो निकाले और जो हम लोग का टेबल में एफ वैल्यू है उससे अगर मेरा जो निकाले हैं वो लैम्डा का वैल्यू जो है टेबल एफ से ज्यादा हो गया, है ना। तो हम लोग जो है अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, है ना, कि हम लोग का होमोस्केडास्टिसिटी है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट हो अगर लैम्डा बड़ा होगा। तो ये स्टेप्स है इसके निकालने का, गोल्डफिंच क्वांट का। फिर उसके बाद है ब्रूस पागन गॉटफ्रेड टेस्ट, और फिर वाइट टेस्ट। वाइट टेस्ट जो है जनरल हेटेरोस्केडास्टिसिटी, मतलब जनरल हेटेरोस्केडास्टिसिटी का कोई टेस्ट है तो वो तुम्हारा जो है वाइट टेस्ट है। और उसके बाद एक और है कोएंकर बैसेट केबी टेस्ट बोलते हैं हम लोग। तो इतना सारा टेस्ट है तुम्हारा हेटेरोस्केडास्टिसिटी। उसके बाद टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में हम लोगों का बॉन न्यूमन टेस्ट है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसको हम लोग डरविन वाटसन या डरविन डी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है डी का वैल्यू जो है हम लोगों का जो डी है वो तुम्हारा 2 1 - रो हेड के बराबर, ठीक है। और रो का वैल्यू जो है तुम्हारा लाई करता है तुम्हारा -1 और 1 के बीच में। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो डी का वैल्यू जो है 0 और 4 के बीच में। तो अगर डी का रो का वैल्यू 0 है, रो मतलब 0 मतलब क्या हो गया कि नो ऑटो कोरिलेशन। तो उस समय जब अगर रो 0 होगा तो डी का वैल्यू 2 होगा, तो उस समय जो है नो ऑटो कोरिलेशन। अगर रो का वैल्यू 1 होगा, +1, है ना, क्योंकि रो का वैल्यू +1 से -1 तक जा रहा है, तो +1 होगा तो डी का वैल्यू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो डी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, डी इज इक्वल टू 2 नो ऑटो कोरिलेशन। और डी का वैल्यू अगर रो का वैल्यू -1 होगा तो डी का वैल्यू 4 होगा, तो उसमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो डी का वैल्यू जो है हमारा 0 और 4 से बीच में आएगा। अगर 0 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर 2 है डी का वैल्यू तो नो ऑटो कोरिलेशन, और अगर डी का वैल्यू 4 है तो परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एक और जो है कुछ इंपॉर्टेंट है कि अगर नल हाइपोथेसिस जो है कि हम लोग मानते हैं, है ना, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा होता है कि नो ऑटो कोरिलेशन का मानते हैं। तो अगर नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन का मान रहे हैं और मेरा डी का वैल्यू है ना DL, तो दो वैल्यू होता है यहाँ पर, ये है तुम्हारा 0, ये हमारा 2, और ये यहाँ 4 है, ठीक है। और इसमें जो है DL वैल्यू है, और ये DU वैल्यू, ठीक है। यहाँ जो है मेरा 4 - DL है, ये मेरा 4 - ठीक। तो अब बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों जो है ना इनडिसिसिव जोन है, तो अगर मेरा वैल्यू 0 और DL के बीच में आ रहा है
है ना, डी का वैल्यू 0 और डीएल के बीच में आ रहा है, तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन होगा यहाँ पर। तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे मेरा जो है डिसीजन कि नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन हो रहा है। अगर मेरा डीएल और डीयू के बीच में वैल्यू आ रहा है तो इसमें डिसीजन नहीं ले सकते हम यहाँ पर। ठीक है। और अगर मेरा जो है नो, अगर नेगेटिव ऑटो कोलेशन का वैल्यू है और अगर मेरा 4 - डीएल, फिर यहाँ पर 4 - डीएल और 4 - डीयू के बीच में आ रहा है ये वाला वैल्यू, है ना, तो हम लोग जो है इसको बोलेंगे नो डिसीजन। और अगर नो नेगेटिव है और मेरा 4 - डीएल और 4 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पर बोलेंगे कि हम मेरे पास जो है रिजेक्ट कर देंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है। और तुम्हारा जो है इसके बाद, इसके और इसके बीच में, है ना, डी यू और 4 - डी यू के बीच में जो है 4 - डी यू, यहाँ पर जो है ये वाला है, इसमें हम लोग जो है बोलेंगे कि यहाँ पर इस वाला में ये जो है मेरा डी यू और दूसरा जो है मेरा 4 - डी यू, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे तो मेरा जो है नो ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये एक चार्ट है, इसको ध्यान से देख लेने से हमारा जो है इसमें बन जाएगा। डिटेल तो क्लास में पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताने का कोशिश। फिर एक रंस टेस्ट है, फिर ब्रूस गॉडफ्रे बीजी टेस्ट है, ये जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। और डरबिन एच टेस्ट भी होता है, ये बोलता है कि डिटेक्टिंग ऑटो कोरिलेशन इन ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। अगर मेरा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है उसमें ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं, है ना। ऑटो रिग्रेसिव मतलब AR1, AR2, AR3 ऐसा वाला, तो टाइम सीरीज में हम लोग का आता है, उसमें अगर हमको टेस्ट करना है तो डरबिन एच टेस्ट का यूज करता है। फिर हुआ टेस्ट ऑफ स्टेशनैरिटी। तो यहाँ पर पहला जो है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से हम लोग जानते हैं और कॉर्लेलोग्राम से जानते हैं। ठीक है। यूनिट रूट टेस्ट करना है तो उसमें जो है हमको जो है डिकी फ्यूलर टेस्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब तुम्हारे पास जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन है वाई टी इजिकल टू रो वाई टी माइनस प्लस यू टी, यहाँ रो का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में। तो चेंज इन वाई टी वाई इजिकल टू डेल्टा वाई टी -1 एच वी टी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है। उसमें जो है डेल्टा जो है ये तुम्हारा है रो -1। अब ये जो डेल्टा जो है और रो -1, तो रो का वैल्यू जो है अब तुम्हारा जो है यहाँ पर -1 और 1 के बीच। तो अगर रो इज इक्वल टू 1 होगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ यूनिट। तो अगर रो इज इक्वल टू 1 होगा तो तुम्हारा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है। तो यही मेरा नल हाइपोथेसिस है कि यूनिट रेट प्रेजेंट है। नल हाइपोथेसिस क्या हुआ कि यूनिट रूट एज प्रेजेंट, मतलब जो मेरा मॉडल है ना, वो नॉन स्टेशनरी है ना, ये चीज बताया। तो रो डेल्टा इज इक्वल टू 0, रो इज इक्वल टू 1, दैट इज वी हैव ए यूनिट रूट मीनिंग द टाइम सीरीज कंसिडरेशन इज नॉन स्टेशनरी। तो ज्यादातर जो होता है हमारे मॉडल्स, उसमें जो है टाइम सीरीज को हम लोग जो नल हाइपोथेसिस है वो मानते हैं कि वो नॉन स्टेशनरी हो। ठीक है। तो ये चीज हम लोग इसको, ये है हमारा डिकी फ्यूलर। अब ऑगुमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट, तो डिकी फ्यूलर टेस्ट में एक अजम्पशन है हम लोगों का कि एरर टर्म जो है वो अनकर कोरिलेटेड है, मतलब एक एरर टर्म दूसरे एरर टर्म से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई करेक्शन कोरिलेशन नहीं है उन लोगों के बीच में। ठीक है। लेकिन अगर एरर टर्म कोरिलेटेड हो जाए तो उस समय हम लोग जो है ऑगुमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्टिंग। उसके बाद फिर एक और टेस्ट है फिलिप पेरोन टेस्ट और यूनिट रूट टेस्ट है। फिर ERS टेस्ट भी एक होता है, वो तुम्हारा यूनिट रूट टेस्ट होता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं डिकी फ्यूलर हो, ये सब में जो है हमारा जो तुम्हारा जो है नल हाइपोथेसिस, जो तुम्हारा H0 है, वो डेल्टा इज इक्वल टू 0 चाहे कुछ भी है, तो मतलब उसका मतलब है कि वो नॉन स्टेशनरी ही मान लो। ठीक है। लेकिन एक KPSS टेस्ट है जिसमें जो है नल हाइपोथेसिस स्टेशनरिटी मान, ये ठीक नहीं था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यही केवल मानता है कि नल हाइपोथेसिस की स्टेशनरी। ठीक है, उसको रिजेक्ट करोगे तब तुमको जो है नॉन स्टेशनरी मिलेगा। तो ये टेस्ट हो गया तुम्हारा स्टेशनैरिटी का। कुछ जो है तुम्हारा अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर टेस्ट ऑफ को इंटीग्रेशन है ना, को इंटीग्रेशन का टेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं एंग्ले ग्रैंजर टेस्ट, है ना, EG और ऑगुमेंटेड एंग्ले ग्रैंजर टेस्ट। ठीक है। टेस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक, है ना, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी हो, है ना, उस सब में जो है तुम्हारा वो क्या होगा,
चाउ टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। टेस्ट ऑफ इंडोजेनिटी है ना, या साइमल्टेनिटी, ये जो है मतलब उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं हॉसमन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। और इस टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी में मतलब हो क्या रहा है कि इंडोजेनस वेरिएबल मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो जो है तुम्हारा कोरिलेटेड होता है तुम्हारा एरर टर्म, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी हम लोग यही काम करते हैं, यही पढ़ रहे होते हैं। तो यही चीज का टेस्ट होता है कि इंडोजेनस वेरिएबल जो है वो रिलेटेड है कि नहीं तुम्हारा एरर टर्म से। अगर होगा तो साइमल्टेनियसली होगा, मतलब इंडोजेनिटी होगा। ठीक है। टेस्ट ऑफ कॉजिलिटी, ग्रांजर कॉजिलिटी टेस्ट। ठीक है। टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, अब इसमें ओमिटेड वेरिएबल हो सकता है, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्मूला, उन सब के लिए जो है ना एग्जामिनेशन ऑफ रेसिडुअल, डरविन वाटसन डी टेस्ट भी यूज करते हैं हम लोग इसको यूज करने के लिए। रैमसे रीसेट टेस्ट, जनरल टेस्ट फॉर स्पेसिफिकेशन। तो जनरल टेस्ट फॉर जो स्पेसिफिकेशन एरर है वो क्या है, रैमसे रीसेट टेस्ट। और लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेस्ट, तो ये चार टेस्ट इसमें यूज होता है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोलेशन कोफिशिएंट, इसके लिए जो है कि जो ऑटो कोलेशन कोफिशिएंट उसका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है ना, रो जिसको हम लोग बोले थे, उसके लिए हम लोग बॉक्स पियर्सिंग क्यू टेस्ट यूज करते हैं, या लाजुंग बॉक्स एलबी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। ठीक है। तो यही हम लोग का टेस्ट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आए थे हम लोग है सो उसको हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ मल्टीकोलिनिटी इन रिग्रेशन मॉडल। बोल रहा है कि नॉट, है ना, नॉट द सिम्टम्स, है ना, सिम्टम मतलब मल्टीकोलिनिटी का सिम्टम नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि हाई आर स्क्वायर एंड फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो, ये तो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ना, तो ये हम लोगों का होगा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। नॉट लिखा है, नॉट। हाई पेयर वाइज कोरिलेशन, ये भी हम लोग देखे तो ये है। द क्लोजर द TOLJ इज टू जीरो, ये भी हम लोग देखे थे कि हाँ ये वो था। वेरिएंस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल इज बिलो द 10, नहीं हम लोग देखे थे क्या कि VIF शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है। और TOJ इज वन में होता है कि नो मल्टीक्लोरिटी होता है, तो फिर जो है TOJ जो है ये हम लोगों का क्या जीरो के बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी और ई जो है वो मेरा नॉट है, तो आंसर क्या होगा, सेकंड डी है। ठीक है। तो आंसर होगा इसका 2। फिर उसके बाद जो है ये देखो मैच द फॉलोइंग देकर पूछ रहा है कि जनरल हेट्रोस्केडास्टिसिटी से, तो जनरल अभी हम लोग पढ़े क्या है, वाइट है। जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन ब्रूस गॉडफ्रे टेस्ट है। ठीक है। टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी हम लोग अभी पढ़े थे, इसको दूसरा कलर से करते हैं नहीं तो वो मैच कर जाएगा। तो टेस्ट ऑफ साइमल्टी हॉसमैन है, और तुम्हारा जो है जनरल टेस्ट फॉर ये जो है रैमसे। ठीक है। तो ए का 4, ठीक है, बी का 3, ए का 3, तो ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2, तो 3 ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा। उसके बाद फिर इसको देखो, क्लेंस थंब रूल, अभी हम लोग पढ़े थे मल्टीकोलिनियरिटी में, है ना, तो ए का 4 होगा, ए का 4, तो ये दोनों तो कट गया, ऐसा नहीं होगा, तो ए का 4 होगा। लाइजूम बॉक्स जो था सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोकोलेस कोफिशिएंट, तो बी का 3 हो गया। ठीक है। KPSS यूनिट टेस्ट का तो सी का 1 हो गया, तो 2 आंसर। देखने की जरूरत, बाई पैरोन जो है, मान लो अगर हम नहीं भी जानते तो स्ट्रक्चरल बैक को भी ये जाता, अगर वो नहीं भी जानते तो तीन ही आंसर जानने से मेरा आंसर हो जा रहा था। तो इसका आंसर जो है क्या बोल रहा, सी का 2, सॉरी, नहीं 1 होगा ना, सी का 2 यूनिट रूट, KPSS इज यूनिट रूट, सॉरी। KPSS तो मेरा यूनिट रूट टेस्ट है, सॉरी, तो ये 1 होगा। फिर इसमें देखो हॉसमन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट,
इसमें क्या पूछ रहा है, क्या एन एक्सोजेनस वेरिएबल इज कोलेटेड विथ एरर टर्म, नो। एन इंडोजेनस वेरिएबल इज कोलेटेड, यही है ना, क्योंकि इंडोजेनस वेरिएबल जो है वो करेक्ट रिलेटेड है कि नहीं एरर टर्म से या नहीं। एंड बोथ एक्सोजेनस, ये नहीं होगा। ओएस मेथड इज अप्रोप्रिएट इन द एस्टिमेट ऑफ एसीएम, तो ये सब कुछ नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन ही सही होगा इसका। ठीक है। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज स्टेशनरिटी एज ए नल हाइपोथेसिस। तो ये सब एडीएफ, आगुमेंटेड डिग्री फुलर ग्रुप, फिलिप फेरोन, ईआरएस, सभी में जो है तुम्हारा जो है हम लोगों का क्या था, नल हाइपोथेसिस जो था वो नॉन स्टेशनरिटी का था। इसमें ही केवल जो है मेरा है स्टेशनरिटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एपीएस। फिर इसमें पूछ रहा है क्या कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज टू टेस्ट स्टेशनरिटी ऑफ ए टाइम सीरीज इन प्रेजेंस ऑफ को रिलेटेड एरर टर्म। तो अभी बताया था तुमको ऑगुमेंटेड डिक्यूपुलर टेस्ट, और आंसर हो गया। तो ये तुरंत से इसका आंसर हो रहा है, इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर देखो एक और क्वेश्चन, डरविन वाटसन टेस्ट, है ना। तो डरविन वाटसन टेस्ट किसका हम लोग का होता है, तो वो ऑटो कोरिलेशन का होता है। ठीक है। ग्रैंजर जो है वो कॉजेलिटी का टेस्ट होता है। ठीक है, तो ग्रैंजर का क्या हो गया, कॉजेलिटी। फेरार ग्लोबर जो है वो टेस्ट मेरा किस चीज का है, फेरार ग्लोबर टेस्ट जो है हम लोग हेट्रोस्केडास्टिसिटी का है, मल्टीकोलिनिटी का है। और क्लेस्जर जो है वो क्या है, हेट्रोस्केडास्टिसिटी। तो आंसर मैच करो, ए का 4, ठीक है, बी का 3, तो ए का 4 बी का 3, तो ये दोनों तो चला गया। फेरार ग्लोबर जो है मल्टीकोलिनियरिटी का है, तो ये 1 आंसर हो गया इसका, और डी का 4, इसका आंसर 1। तो इसमें जो है टेस्ट से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बार जो है वो मैच द फॉलोइंग ही आता है। तो इसमें जो है हम लोग अगर ये जितना जो हम लोग करके गए हैं, अगर हम लोग जो इसको कर लें शुरू से, तो हम लोग जो है इसका इजीली जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक का नंबर का एक क्वेश्चन जरूर जिसकी जरूरत जो है करेक्ट करके हम लोग आएंगे। ये कॉन्फिडेंस है, बस इतना ही सही, इससे ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और ये लास्ट मिनट मिनट का ही तुम्हारा जो है रिवीजन है। ठीक है। जितना बताए हैं बस उतना ही सही, इससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही से तुम्हारा हो ही जाएगा 100% चांसेस। तो इसको जो है ये करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। तो अब नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलेंगे, कुछ और जो है शॉर्ट टाइप का इकोनोमेट्रिक्स का ही। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो है ओएलएस को वायलेट करता है एजम्पशन का, जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, वो एजम्पशन को वायलेट करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और फिर उसका क्या रिमेडी होगा, इस पे एक है जो हम और क्लास लेंगे। ठीक है, थैंक यू।